हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिजल्ट किस तरीके के आ रहे हैं। आज हम 3 कंपनियों की बात करेंगे जिनके रिजल्ट्स आज पेश किए गए हैं। पहली कंपनी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, एक तरीके से एनबीएफसी और ब्रोकिंग का बिजनेस है। तो आप लोग सब जानते हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट जो है एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है आईसीआईसीआई सिक्योरिटी का। तो ब्रोकिंग बिजनेस जो है मेन है, साथ में पैसा उधार देते हैं, मार्जिन फंडिंग, उससे जो ब्याज की इनकम आती है। दूसरी कंपनी की बात करेंगे एशियन पेंट्स, और इंडेक्स की एक दिग्गज कंपनी। वास्तव में इस सेक्टर के अंदर किस तरीके का रुझान है, इकोनॉमी की सही पिक्चर जो है इस तरीके की कंपनियां देती हैं, क्योंकि एक ऐसी कंपनी जो कि लीडर है, ब्रांडेड बिजनेस के अंदर है, जो भी कंपटीशन होता है उसका सबसे कम असर होता है। और सबसे खास बात यह है कि ये क्लियर पिक्चर देती हैं कि हाँ भाई, इकोनॉमी किस रास्ते पे चल रही है। इस कंपनी के बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे। उसके बाद तीसरी कंपनी की बात करेंगे हम। एक कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में जो है वो है मेक मनी फाइन कैम लिमिटेड, और इसके बहुत सारे शेयर्स आपके पास भी होंगे। तो अलग अलग सेक्टर से 3 कंपनी हमने लिए। तो सबसे पहली चर्चा करते हैं मेक मनी फाइन कैम लिमिटेड के बारे में। तो मेक मनी फाइन कैम लिमिटेड के आज जो है रिजल्ट पेश किए गए। तो जनरली रिजल्ट तो ईयर ऑन ईयर किया जाता है, लेकिन इस कंपनी का ईयर ऑन ईयर नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले साल और इस साल में कंपनी ने अपनी जो कैपेसिटी है वो 50% बढ़ा दी है। तो जो भी नए प्लांट थे वो ऑपरेशनल हो गए थे। तो पिछले क्वार्टर से ही आप कंपेयर कर सकते हैं। तो पिछले क्वार्टर में इनकी जो सेल थी वो 532 करोड़ थी, जो इस बार 555 करोड़ के पार जो है जाती हुई नजर आई। तो सेल के फ्रंट पे अच्छा किया है। अदर इनकम्स मोर और लेस 20 करोड़ थी, अभी बार 16 करोड़ है। तो रेवेन्यू सिमिलर है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल की बात करें तो 306 करोड़ के खर्चे के सामने 296 करोड़ के खर्चे हुए 296। हालांकि इसमें अगर इन्वेंट्री की वैल्यू 57 करोड़ को आप हटाएंगे तो यहाँ से 17 करोड़ हटाएंगे तो खर्चे मोर और लेस आपको थोड़े से बढ़ते हुए ही नजर आएंगे, क्योंकि ये दोनों का एडजस्टमेंट आपने करनी है। तो 306 में से 57 करोड़ निकालेंगे, ये मटेरियल का खर्चा है, तो तकरीबन 250 करोड़ बनता है। 296 में से 17 करोड़ निकालोगे तो 280 करोड़, लेकिन उतनी सी सेल भी बढ़ रही है। तो ये आप कह सकते हैं कि लिटिल बिट मटेरियल कॉस्ट का जो है असर है। मैं एम्प्लॉय की कॉस्ट 22 करोड़ से 20 करोड़ है, और सेम है। फाइनेंस कॉस्ट भी, ब्याज का पैसा बढ़ा है थोड़ा, 11 करोड़ से 14 करोड़ रुपए। डेप्रिसिएशन, नए प्लांट भी आए हैं इस बार, 22 करोड़ से 25 करोड़। और पावर एंड फ्यूल इनकी रिड्यूस हुई है। अभी मैं जो है जुबिलेंट इंग्रीविया के रिजल्ट एनालिसिस कर रहा था, जिसकी वीडियो हमने अल्फा मेंबर्स के साथ शेयर की है। तो वहाँ पर हाँ, पावर और फ्यूल के खर्चे काफ़ी बढ़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर सिमिलरली आप देखेंगे तो खर्चे नहीं बढ़े हैं। तो इसका मतलब इन्होंने को यहाँ पे तो कुछ चमत्कारी किया है, और जिसकी वजह से खर्चे घटते हुए नजर आए। अदर एक्सपेंसेस, इन्फ्लेशनरी प्रेशर 39 करोड़ से 45 करोड़ की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। तो टोटलिटी में खर्चे 156 करोड़ से घटकर 141 करोड़ हुए। तो ये जो खर्चे जो प्रॉफिट है 156 करोड़ से घट के 141 करोड़ हुआ। यानी कि खर्चे जो 378 करोड़ थे वो बढ़कर 415 करोड़ हो गए, जिसकी वजह से प्रॉफिट के अंदर ये कमी आई है। तो ये ग्रोथ वाली कंपनी, जिससे लोग प्रॉफिट घटने की तो उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रहे थे, लेकिन साइकिलिकल बिजनेस है जिसकी वजह से प्रॉफिट घट गया। ईपीएस पिछले क्वार्टर में 25 रुपये के मुकाबले में 22 जो है रुपये आई, और सिमिलरली शेयर बाजार ने भी जो है पनिश कर दिया। तो अभी चैलेंजेस इस कंपनी के सामने आने शुरू हैं। तो फर्स्ट ऐसा क्वार्टर है जहाँ पर कि इनको थोड़ा सा चैलेंज मिल रहा है, और चैलेंज कंपनी के से ज़्यादा मुझे इकोनॉमी के फ्रंट पे लग रहा है। तो जो इकोनॉमी में चैलेंजेस हैं वो इस कंपनी के रिजल्ट में भी नज़र आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एशियन पेंट्स लिमिटेड की, एक दिग्गज कंपनी, जानी मानी कंपनी, 80 के पी रेशो पे चलने वाली कंपनी। तो आप समझ सकते हैं 80 गुना जिसको पी वैल्यूशंस मिलती हो वो क्या कंपनी होगी। तो एक दिग्गज कंपनी, इसको ईयर ऑन ईयर देखते हैं। ये कंपनी जनरली 20% की सेल ग्रो करती है हर साल, और 10% के आसपास का से 15% प्रॉफिट भी ग्रो करती है। और अभी ये जो क्वार्टर था, तो क्वार्टर टू क्वार्टर ही मैच करना पड़ेगा, आप पिछले क्वार्टर से मैच नहीं कर सकते। तो पिछले क्वार्टर में 7,000 करोड़ की सेल थी, जो अब क्या 8,430 करोड़ की है। बिल्कुल 20% की सेल्स में जंप, बहुत बढ़िया। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे बहुत सारा प्राइस इंक्रीज भी है, क्योंकि जो यूक्रेन वॉर के बाद जो है क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े हैं, उसकी वजह से सेलिंग प्राइस भी बढ़ा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो सारा का सारा है ये वॉल्यूम ग्रोथ है, ये प्राइस रिलाइजेशन भी है, क्योंकि आपने प्राइस बढ़ा दिया। तो ये ध्यान रखिएगा, कॉस्ट पे भी असर है। और कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम जहाँ 5,470 करोड़ थे वो 4,925 करोड़ है। तो मेटेरियल की कॉस्ट जो है पास ऑन कर दिया आपने कस्टमर को, बहुत बढ़िया यहाँ पे
परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, नया स्टॉक खरीद के जो बेचा है वो 786 से 1155 करोड़ का इस बार है। तो यहाँ पे भी ग्रोथ है इनकी। तो हालांकि इसमें कॉस्ट का जो बेनिफिट है वो सेल्स के अंदर भी शुमार होता है, क्योंकि जो सेल बढ़ी है तो उसमें ये खर्चे भी बढ़ते हुए नजर आए हैं जो 786 है। इन्वेंट्री की चेंजेस हैं मोर और लेस सिमिलर ही है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 441 करोड़ से 512। एम्प्लॉय को ठीक है, जितनी इन्फ्लेशन बढ़ी है लगभग कंपनसेट कर दिया एम्प्लॉयज़ को। फाइनेंस कॉस्ट 23 करोड़ से 35 नेग्लिजिबल है इनके लिए। डेप्रिशन अमोर्टाइजेशन 202 से 215 करोड़। मेन है 1119 करोड़ से 1281 करोड़ के जो खर्चे हैं 1119 यानी कि 1119 करोड़ से जो अदर एक्सपेंसिव 1281 करोड़ से, ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर को दिखा रहा है। ये बता रहा है कि भाई जो महंगाई है उसकी मार्क क्या है। तो ये जो खर्चा बढ़ा है अदर एक्सपेंसिव, इसने इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो जो है थोड़े से कम कर दिए। हालांकि पिछले साल के मुकाबले में ग्रोथ है बिजनेस के अंदर। जो प्रॉफिट पिछले बार 816 करोड़ का था, 816 करोड़ का था, वो 1072 करोड़ का। और आफ्टर टैक्स वगैरह सब कुछ एडजस्ट करने के बाद अगर हम बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 605 करोड़ से बढ़कर 803 करोड़ है। तो आप कह सकते हैं कि भाई 30% से ज़्यादा का जंप है प्रॉफिट में। लेकिन आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करिए 1036 से 800 करोड़ है। जनरली ये एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में प्रॉफिट कम नहीं करता। और ये तो सीज़न भी नहीं था, जो दीपावली वाला सीज़न है वो अगले क्वार्टर में आएगा, ये जो फेस्टिवल सीजन है। तो जनरली जून क्वार्टर से थोड़ा सा मंदा तो रहता है। ये 1000 करोड़ की जो प्रॉफिट है ये यहाँ मान सकते हैं कि 8-10% जो है इस क्वार्टर में कम रहता है पिछले क्वार्टर से। तो ये जो थोड़ा सा जो कम होता है, क्योंकि ये बारिश का सीज़न होता है और जुलाई अगस्त सितंबर जो है बारिश का सीज़न होता है, तो जो वाइट वॉश के जो खर्चे हैं वो थोड़े से कम होते हैं लोगों के, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है सेल कम होती है। तो वो हम एंटीसिपेट करेंगे 10% कम होनी चाहिए थी। तो यानी कि प्रॉफिट 10% कम होना चाहिए था, यानी कि 900 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आनी चाहिए थी, जो 803 करोड़ है। इसने भी जो है एस्टिमेट्स जो हैं बाज़ार के अंदर जो एस्टिमेट्स लगाए गए थे उनको मिस कर दिया है। उसके बाद अगर हम बात करें अगली कंपनी की ICICI सिक्योरिटीज़, तो NBFC बिजनेस के अंदर यानी कि जो ब्रोकिंग का धंधा देखिएगा पिछले बार तो बहुत बढ़िया चल रहा था। वहाँ पे 3927 करोड़ की सेल जो है ब्रोकरेज इनकम थी, 392 करोड़ की, क्योंकि मिलियंस में भी मैं जो बात कर रहा था करोड़ उसमें थी एशियन पेंट्स के, ये मिलियंस में है। तो इसका मतलब 392 करोड़ की जो इनकी ब्रोकरेज इनकम थी वो 328 करोड़ की है। तो भैया ब्रोकरेज इनकम तो कम आनी। 2021 में बाजार देखो क्या तेज़ी कर रहा था, हर आदमी भाई जब शेयर्स खरीद रहा था, तो वो तो नहीं है ना रुझान, तो ब्रोकरेज कम होनी थी पता है। और फिर देखिएगा ये जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं भाई, इनका बड़ा चैलेंज आ रहा है। बहुत सारे ब्रोकर तो फ्री में ही दे रहे हैं और बहुत सारे ब्रोकर्स के जो चार्जेस हैं वो इतने हैं कि बहुत ही मामूली हो गए हैं। तो अब जब बाज़ार के अंदर वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है, क्योंकि जो छोटे छोटे ब्रोकर्स हैं वो मार्केट शेयर ले रहे हैं, डिस्काउंट ब्रोकर मार्केट शेयर ले रहे हैं, और हालांकि इन्होंने बड़े एक्शंस बहुत एग्रेसिवली हैं, जिसकी वजह से इन्होंने फिर भी बहुत अच्छी जो है ब्रोकरेज अचीव की है 328 करोड़ की। और इंटरेस्ट इनकम इन्होंने बहुत अच्छी की है। मार्जिन फंडिंग में यानी कि उधारी का पैसा काफ़ी है बाज़ार के अंदर, शेयर बाज़ार में उधारी का पैसा बढ़ता जा रहा है। 170 करोड़ का जो इंटरेस्ट था वो 272, और साथ आपको पता भी इंटरेस्ट भी तो बढ़ा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से भी बढ़ा है। इसके अलावा जो फेयर वैल्यू चेंज है इन्वेस्टमेंट में, उस पर कुछ ज़्यादा असर नहीं है। तो सिमिलरली जो रेवेन्यूज़ पिछले साल थे सेम क्वार्टर में उतने ही रेवेन्यूज़ हैं, लगभग 856 थे, इस बार 858 है, तो 2 करोड़ रुपए बढ़े हैं। लेकिन इंटरेस्ट का खर्चा देखिएगा, ये जो गेम चेंज हुआ है, 57 करोड़ का इंटरेस्ट का खर्चा था इनका, जो इस बार 108 करोड़ है। तो इनका जो प्रॉफिट है वो कहाँ गया? वो तो इंटरेस्ट खा गया इनका, जो इनका प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट खा गया। फीस एंड कमीशन एक्सपेंसेस जो 34 करोड़ कर रहे थे वो 43 करोड़ हैं, क्योंकि ये भी देखिएगा ग्राहक लाने के लिए कमीशंस देते हैं या फीस देते हैं जिन लोगों की जो सर्विसेज लेते हैं, ये जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो एडवाइस लेते हैं तो उनको पैसे देने पड़ते हैं जो अपने क्लाइंट को पास ऑन करते हैं। इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो तो जो है घटी है इनकी, जो 1 करोड़ के आसपास है, कुछ ज़्यादा नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो 31 करोड़ था वो रिड्यूस हो गया 30 करोड़, क्योंकि इन्होंने भी जो है डिस्काउंट ब्रोकर टाइप जो है प्लान जो है स्टार्ट कर दिए हैं, तो जिसकी वजह से एम्प्लॉय की थोड़ी सी ज़रूरत कम होती है। तो जो बाकी खर्चे हैं, पेपर वर्क है, ट्रैवलिंग है, वो कम हो जाती है क्योंकि ऑनलाइन सारा काम हो रहा है। लेकिन एम्प्लॉयज़ जो है आपको थोड़े बहुत
तो नहीं बढ़ाने पड़ते, उतने भी रखोगे तो भी सैलरी बढ़ानी पड़ती है। तो 164 करोड़ से 182 करोड़ एम्प्लॉय का जो है सैलरी हो गई है। डेप्रिसिएशन जो है 14 करोड़ से 18 करोड़ है, तो यहाँ भी खर्चा है। अदर एक्सपेंसेस यहाँ पर इन्होंने अच्छा किया, 86 करोड़ से 76 करोड़ खर्चे हुए हैं। तो अदर एक्सपेंसेस में ठीक है, बाकी सारे खर्चे जो है मोर और लेस सेम है। तो इनको फाइनेंस कॉस्ट ने मार दिया एक, और फाइनेंस कॉस्ट की वजह से जो नॉर्मल इन्फ्लेशनरी प्रेशर है उसमें एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी है। तो कुल मिला के जो 47 करोड़ के प्रॉफिट थे बिफोर टैक्स, वो इस बार है 40 करोड़ के। तो ईपीएस में आपको देखिएगा इम्पैक्ट नज़र आएगा। तो पिछली बार 11 रुपये के आसपास थी, 10 रुपीज़ एंड 89 पैसे, 10 रुपये 89 पैसे की थी, जो अब घटकर 9 रुपये 28 पैसे हो गई है। तो यहाँ पर भी आपको डी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। तो मैं जैसा आपके साथ चर्चा करता हूँ डेली एनालिसिस में, आपको बोल ही रहा था कि जो है बाज़ार कुछ इस तरीके से कर रहा है कि भाई इकोनॉमी की पिक्चर दिखा रहा है, कंपनीज के रिजल्ट बड़ा इम्पैक्ट कर रहे हैं और रिजल्ट उम्मीदों से कमज़ोर आ रहे हैं, लेकिन बाज़ार जो है अभी भी बहुत अच्छी वैल्यूएशंस शेयर्स को दे रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है कंसर्न जो है हमें बनता है कि भाई एफआईआईज पैसा निकाल रहे हैं, तो उनको शायद वो इकोनॉमी के हिसाब से पैसा निकाल रहे हैं, और हम लोग थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, 1-2 क्वार्टर की बात है, फिर अच्छी कंपनियाँ का अच्छा करेंगी, अच्छी कंपनियाँ तो शेयर्स को लेके रखते हैं। तो ये व्यू जो है शायद बाज़ार को रोके हुए है। नहीं अदरवाइज़ जिस तरीके से एफआईआईज ने सेलिंग की है, जिस तरीके से कंपनीज के रिजल्ट है, बाज़ार जो है उन सब चीज़ों को भी नेगलेक्ट कर रहा है, और बाज़ार तो देखिएगा भी ऊपरी लेवल्स पर है। तो ये थोड़ा सा रिस्क जो है पोर्टफोलियो के लिए बनाते हैं जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, वो थोड़ा सा इस समय पर जो उनको अच्छे भाव पे माल मिल जाता था अगर बाज़ार में करेक्शन हुई थी तो, लेकिन अभी जो एफआईआईज का सारा माल है वो ज़्यादातर जो है रिटेल्स के हाथ में आ रहे हैं, लेकिन कंपनियां परफॉर्म नहीं कर रही हैं। इकोनॉमी में भी जो असर है वो आपको सारी कंपनीज में असर देखने के लिए मिला। आपने देखा मेक मनी फाइन कैम का भी प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से घट गया, एशियन पेंट्स का पिछले क्वार्टर के मुकाबले घट गया, लेकिन पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। लेकिन जो ग्रोथ जो है एशियन पेंट्स कर सकती थी, वो जो एस्टिमेट्स थे उनको मिस कर दिया। इसके अलावा आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने अच्छा किया, लेकिन देखिए इनका कंपटीशन भी है, और शेयर बाज़ार में हालांकि ब्रोकरेज तो थोड़ी सी कम आ रही है, क्योंकि 2021 में तो हमारी जो बाज़ार है वो बहुत तेज़ी में थे, तो बहुत बड़ा जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम रहता है उस केस के अंदर। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक का जो प्रॉफिट, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी का जो प्रॉफिट है वो फाइनेंस कॉस्ट खा गई, यानी कि जो फंड इनको मिलता है जनरली आईसीआईसीआई बैंक से लेते हैं, जो बोरोइंग्स करते हैं उस बैंक्स के अंदर जो है। और इनके देखिए डेट इक्विटी भी अब काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। अब इनके अगर धंधे को देखोगे तो इनके जो लोन की वैल्यू है, वो लोन की वैल्यू लगभग जो डेट सिक्योरिटीज़ आप देखेंगे 8097 करोड़ से, यानी कि 8000 करोड़ का इनकी बैलेंस शीट में डेट है, जबकि इनकी खुद इक्विटी जो है तकरीबन 2600 करोड़ की है। तो डेट इक्विटी जो है 3:1 से ज़्यादा है। तो इसीलिए जो है इस तरीके की कंपनियां रेगुलरली डिविडेंड भी देती हैं, और जो है 10-11 के आसपास की पी रेशो पर ही ट्रेड करती हैं। बट ये अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है, और ये हमने पीछे जब हमने अपना चैनल अल्फा मेंबर्स का स्टार्ट किया था तो उस समय पर हमने 400 रुपये के आसपास ये शेयर जो है सजेस्ट भी किया था। उसके बाद तो 700-800 रुपये भी हो गया है, अभी भी 500 रुपये का भाव है। और अगर चीज़ें सुधरती हैं तो हो सकता है कि ये दोबारा से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बने, और हो सकता है कि रिजल्ट जिस तरीके के हैं बाज़ार को शायद थोड़ा सा ये भी निराश करें। तो हो सकता है 2-4-5-10% की करेक्शन, 10 ज़्यादा बोल दिया सॉरी, 5-7% की करेक्शन जो है इस तरीके की शेयर में भी आ सकती है। डिपेंड करती है कि मार्केट की कंडीशन कैसी है। बट हमारे जो रिजल्ट है, मैं अभी यूएस के बाज़ार गिर गए, उनकी कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, हमारे बाज़ार गिरे नहीं हैं, और लेकिन हमारी कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे। तो देखिएगा ये शेयर बाज़ार में होता है, जिस कंट्री में रिजल्ट ठीक आ रहे हैं लेकिन बाज़ार अपने जो है 2020 के जो टॉप थे उसके आसपास आ गए हैं, यानी कि जहाँ से गिरा था बाज़ार 2020 में कोविड से पहले, और हमारा बाज़ार जो है उनसे ऊपर के लेवल पे है, लेकिन हमारी कंपनियों के रिजल्ट ख़राब आ रहे हैं। तो ये जो एक ऑप्टिमिज्म जो है हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स का दिखा रहे हैं। तो कुल मिला के मैं तो आपको रिजल्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि भाई रिजल्ट किस तरीके के हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट के साथ अभी वैल्यू मैच नहीं हो रही है, और हमारे शेयर प्राइस जो हमारी कंपनियों के पास जो प्रॉफिट्स हैं उसके मुकाबले में, या जो उनके पास अभी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उसके हिसाब से मोस्टली जो शेयर्स हैं वो तो ठीक वैल्यूएशन पर है, लेकिन 20 से 25% ऐसी कंपनियां हैं जो साफ साफ ऐसे लगती है कि जैसे या तो उनमें स्पेकुलेशन है या वो कंपनियां ओवर वैल्यूड है।
तो अभी उन सब चीज़ों को देख के ऐसा लगता है कि अगर बाज़ार में जो है करेक्शन है वो कभी भी आ सकती है, और बाज़ार के अंदर जो रिज़ल्ट के हिसाब से अगर बाज़ार चलना शुरू हुआ तो बाज़ार जो है एक पेनफुल स्थिति में भी आ सकता है यहाँ से। तो अभी जैसी जैसी कंपनीज के रिज़ल्ट आ रहे हैं और जो रिज़ल्ट ख़राब पेश कर रही हैं, अभी उनके शेयर्स की देखिएगा थोड़ी बहुत तो पिटाई हुई है, लेकिन जब वो सारे रिज़ल्ट आ जाएंगे और महीने के अंत तक जब सारे रिज़ल्ट आ जाएंगे और अभी दीपावली आप मना लीजिएगा, उसके बाद मुझे लगता है कि रिज़ल्ट के अकॉर्डिंगली जो है शेयर प्राइस मूव कर सकते हैं। तो जिन कंपनीज़ के ख़राब रिज़ल्ट हैं उन कंपनीज से थोड़ा सा आप अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छी बारगेन जो है बाइंग प्राइस आ सकती है। ये मेरे व्यक्तिगत मत है, मैं किसी भी तरीके के शेयर की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। जो तीनों कंपनीज़ की एनालिसिस किया, ये जो कंपनियां हैं आप हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में हो, आप बाय या सेल कर सकते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही करें। तो मैं और मेरा चैनल इस बारे में उत्तरदायी नहीं होंगे। आपको रिजल्ट एनालिसिस कैसे लगे बस ये आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।